Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांगजी की वर्शिप से खुश होकर डीमन गॉड वांगजी के साथ खुद के ही टेम्पल में इतने दिनों से विंग बनकर रह रहे थे। विंग जो डीमन गॉड की रियल आइडेंटिटी थी, सिर्फ वांगजी के लिए, और यूँ कहा जाए तो वांगजी से ही खुश होकर डीमन गॉड ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपना रियल फेस दिखाया था, अपना रियल नाम बताया था, और वो वांगजी से बहुत ज़्यादा खुश थे। इसीलिए उन्होंने वांगजी को अपनी एक बहुत स्पेशल चीज़ भी दी थी, जिससे वांगजी भी बहुत ज़्यादा डीमन गॉड का ग्रेटफुल था। वांगजी जो ऑब्वियसली विंग के दूर जाने से, या यूँ कहा जाए डीमन गॉड के दूर जाने से बहुत ज़्यादा फिलहाल सैड और कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहा था, पर उसके हाथ में वो जो डीमन गॉड का रेड रिबन था, या यूँ कहा जाए उस ओमेगा का रेड रिबन जिससे कहीं ना कहीं वांगजी अटैच हो चुका है, उससे वो सेटिस्फाइड भी फील कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जब भी उसे बहुत ज़्यादा डीमन गॉड की याद आएगी तब वो इस रिबन से डीमन गॉड को बुला सकता है और डीमन गॉड उसके पास आएंगे। इसकी अश्योरिटी वो ऑलरेडी देके गए हैं, तो वांगजी को इतनी फिक्र नहीं थी, पर हाँ उसे अकेलापन और खालीपन फील हो रहा था। फाइनली बैटल तो खत्म हो चुकी थी और जो सब चाहते थे वो भी हो चुका था। यिन आयरन खत्म हो चुका था और वेन रोहान और उसके बेटे भी। साथ ही सारा कल्टीवेशन वर्ल्ड पहले की तरह ही ठीक हो चुका था, सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो चुकी थी। इसीलिए अब सबका आ चुका था कि वो अपने अपने सेक्ट में जाकर अपने अपने सेक्ट को संभाले। इसीलिए वहां से सारे लोग पहले तो लैन क्लैन में ही जाते हैं, क्योंकि लैन क्लैन से ही उन्हें निकलना होगा। वॉर खत्म होने के बाद जब सब लैन क्लैन पहुंचे थे तो पहले तो सबने रेस्ट करने का डिसाइड किया, क्योंकि ऑब्वियसली सब थक चुके थे, तो सब अपने अपने कॉटेज में जाकर रेस्ट करने लगे। पर आज जब वो सब रेस्ट करने जा रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके फेस पर स्माइल भी थी और कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी, क्योंकि ऑब्वियसली उन सब ने डीमन गॉड को देखा था और अब डीमन गॉड के बारे में जो भी लिखा हुआ था उसे भी डीमन गॉड ने वांगजी के साथ बातें करते हुए, बहुत हंसते हुए उन्हीं सब चीज़ों का मजाक भी उड़ाया था, तो उन्हें बहुत अजीब भी लग रहा था। पर खैर कोई क्या ही कर सकता है, ये सब उन्होंने भी तो नहीं लिखा ना, ये सब तो एल्डर्स ने लिखा है जो पहले हो चुके। पर फिलहाल सबको सच में डीमन गॉड की वो बातें याद कर कर हंसी भी आ रही थी। खैर ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। वांगजी जो जिंगशी में था और उसे आज अकेला फील हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि काश पहले की ही तरह डीमन गॉड उसके साइड के कॉटेज में होते और वो तुरंत जाकर डीमन गॉड को हक कर लेता। शायद डीमन गॉड नहीं, वो विंग को हक करता, जो एक ओमेगा है और जिसे वांगजी ने एक बार अपना ओमेगा कहा है, और वांगजी उस बात को मीन करता है। वांगजी कहीं ना कहीं डीमन गॉड को लाइक करने लगा है, इसलिए नहीं कि वो डीमन गॉड है, बल्कि इसलिए कि वो विंग है। ऑब्वियसली पहले तो वांगजी को डीमन गॉड की रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी ना, तब तो वो विंग बनकर ही, या यूँ कहा जाए विंग समझकर ही डीमन गॉड से बात करता था ना, तो उसे फिलहाल डीमन गॉड से ज़्यादा विंग की याद आ रही थी। उसे विंग की याद बहुत ज़्यादा सता रही थी। उसे लग रहा था कि वो कहीं से भी जाके विंग को ढूंढे और उसे टाइटली हक कर ले और उससे बहुत सारी बातें करे, जैसे कि विंग ने जाते हुए कहा था। बिल्कुल वैसा ही वांगजी के साथ हो रहा था। उसके दिल में 1000 सवाल थे और उन हजारों सवालों के जवाब जिस इंसान के पास थे, फिलहाल वो इंसान वांगजी के पास नहीं था। वांगजी भले ही उसे बुला सकता है, पर यह सही वक्त नहीं था, क्योंकि डीमन गॉड ने कहा था कि उन्हें स्टेबल होना है। ऑब्वियसली उन्होंने पावर्स का यूज़ किया है, तो वांगजी ये बात समझ सकता है। उन्हें भी रेस्ट की और रीबाउंड की ज़रूरत है, तो हाँ वांगजी उन्हें वो वक्त देगा, लेकिन तब तक वांगजी विंग के बिना कैसा रहेगा, यही वांगजी सोच रहा था। वांगजी जिसके हाथ में अभी भी विंग का, या यूँ कहा जाए डीमन गॉड का वो रिबन था, उसने उस रिबन को अपने हाथ में ही बांध लिया था और वो लगातार उसी रिबन को देखे जा रहा था। वांगजी जो अपनी जिंगशी के बेड पर लेटा हुआ था, पर उसे नींद
आ ही नहीं रही थी। उसके फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी और वो लगातार विंग के साथ और डीमन गॉड के साथ अपनी बातों को और अपनी सारी हरकतों को याद कर रहा था। उसे हंसी भी आ रही थी, कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट भी फील हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली विंग ने उस टेम्पल में भी वांग जी से कहा था कि ये मत करो, ये मत करो, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, इससे किसको खुशी मिलती है। पर वांग जी जो बेवकूफ़ों की तरह डीमन गॉड की ही बातें ना मानकर उनकी भी वर्शिप कर रहा था, इससे उसे थोड़ा एम्बैरेसमेंट भी फील हो रही थी। पर खैर ये फीलिंग बहुत ब्यूटीफुल थी। वांग जी जो कोल्ड पर्सन था वो विंग से मिलने के बाद जैसे बदल गया था। उसके फेस पर वो स्माइल पहले तो हल्की सी थी, पर अब जब वो अकेला है और खासकर उसे पता है कि कहीं ना कहीं वो उस ओमेगा के लिए, डीमन गॉड के लिए या विंग के लिए, चाहे उसकी कोई भी आइडेंटिटी हो, पर उसके लिए कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फीलिंग फील कर रहा है, तो हाँ वो उस फीलिंग में खुश है, जिस वजह से उसके फेस पर स्माइल है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। शाम हो चुकी थी और हर किसी को फिलहाल मीटिंग हॉल में जाना था। सबको हर सेक्ट के बारे में डिस्कस भी तो करना था, ताकि वो फिर अपने सेक्ट में जाकर उसे रीबिल्ड कर सके। इसीलिए सारे सेक्ट लीडर उस मीटिंग हॉल में एंटर हो चुके थे। लान चिंगेजुन जो किंग की पोस्ट पर बैठे हुए थे, वही लानी उनके साइड में बैठी हुई थी और बाकी सब भी शांति से बैठे हुए थे। आज वांग जी जो ऑब्वियसली लेट था, क्योंकि वांग जी बहुत देर तक डीमन गॉड के बारे में सोचते सोचते बाद में बहुत देर से सोया था, तो वो भी ऑब्वियसली थक चुका था। वो बहुत ज़्यादा घायल था, जिससे डीमन गॉड की वजह से वो हील भी हो चुका था, पर बॉडी की वो थकान होती थी है ना, जो गई नहीं थी, इसीलिए वो जस्ट सो चुका था। जब बहुत देर बाद भी वांग जी उस मीटिंग हॉल में एंटर नहीं करता, तब चिंगेजुन एक सर्वेंट को वांग जी को बुलाने के लिए भेज देते हैं। वांग जी जो फिलहाल उठ चुका था और रेडी ही हो रहा था, वो जैसे ही अपने डोर पर नॉक सुनता है वो बाहर जाता है। बाहर जो सर्वेंट उसे ही बुलाने आया था, वांग जी तुरंत उसके साथ ही मीटिंग हॉल के लिए निकल जाता है। वांग जी जिसने रेडी होते ही फिर से उस रिबन को अपने हाथ में बांध लिया था, वो उसी रिबन को लेकर मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद वो मीटिंग हॉल में था। आज जैसे ही वांग जी ने उस मीटिंग हॉल में एंटर किया था, उसका ऑरा बहुत ज्यादा अलग था। मतलब इससे पहले वांग जी जहां भी एंटर करता था, उसका ऑरा बहुत कोल्ड होता था, ऐसे जैसे वांग जी से हर कोई डर जाए। पर आज उसका ऑरा बहुत ज्यादा कामिंग लग रहा था, वो थोड़ा खुश लग रहा था। ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन उसके फेस पर नजर भी आ रहे थे। ज्यादा बड़ी नहीं, पर एक छोटी सी स्माइल उसके फेस पर विजिबल थी। साथ ही उसकी आईज की वो चमक वांग जी को और भी ज्यादा हैंडसम बना रही थी। वांग जी जिसका एक हाथ पीछे था और जिस हाथ में विंग का वो रिबन था, वो उसने आगे करके रखा था और वो चलते हुए अपने ही ख्यालों में खोए हुए आ रहा था। वांग जी जैसे ही मीटिंग हॉल में एंटर करता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। आज फर्स्ट टाइम था कि वांग जी ने किसी को भी बो नहीं किया था। पता नहीं क्यों, पर वांग जी अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में लग नहीं रहा था। ऑब्वियसली वो विंग की यादों में इतना खोया हुआ था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे यहाँ आना भी ये फॉर्मेलिटी के लिए था, वरना वांग जी अपनी जिंगशी से बाहर आना ही नहीं चाहता था। वो बस उन्हीं यादों में रहना चाहता था कुछ देर, पर वो ऐसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी तो नहीं भाग सकता, इसलिए वो जस्ट यहाँ आया था। खैर हर कोई वांग जी का ये बदला हुआ रूप देख सकते थे, कहीं ना कहीं सब समझ भी रहे थे, पर फिलहाल कोई भी कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वो सब मीटिंग में थे। इसीलिए वांग जी के आने के बाद वो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। हर कोई अपने अपने सेक्ट के बारे में बता रहा था। लैन चिंगेजुन को कितना नुकसान हुआ है, कितना क्या हुआ है, अभी तक वो गए नहीं है, हाल देखा नहीं है, तो पता नहीं ये वो ऐसी सारी बातें। जब सारे क्लैंस के बारे में डिस्कस हो जाता है, तब लैन चिंगेजुन मीटिंग ओवर करने ही वाले थे, तभी वांग जी खड़ा हो जाता है और वो सबके बीचों बीच जाकर लैन चिंगेजुन को बो करता है। सब वही रुक चुके थे और अब सबकी नजर वांग जी की तरफ थी। वांग जी लैन चिंगेजुन की तरफ रिस्पेक्टफुली देखते हुए कहता है, मुझे कुछ कहना है। लैन चिंगेजुन नोट करते हैं। वांग जी को जैसे ही अपने फादर की परमिशन मिलती है, वो पूरे मीटिंग हॉल में अपनी नजर घुमाता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, डीमन गॉड की आइडेंटिटी सिर्फ हम ही लोगों को पता है
और जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझ पर यकीन करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे अपना फेस दिखाया है और मेरी वजह से ही कहीं ना कहीं आप लोगों को वो फेस देखने को मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उस फेस को आज ही भूल भी जाए। कभी भी फ्यूचर में डीमन गॉड के फेस के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में और उनकी किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी रूमर नहीं फैलना चाहिए। इवन उनकी आइडेंटिटी एक ओमेगा की है, ये भी कोई भी किसी से डिस्कस नहीं करेगा। किसी भी बुक में, किसी भी स्क्रोल में या कहीं पर भी डीमन गॉड के बारे में कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। इवन आज तक भी जो डीमन गॉड के बारे में लिखा गया है वो सब मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, चाहे वो लैंड लाइब्रेरी में हो या किसी और सेक्ट की किसी और लाइब्रेरी में। आगे से मैं डीमन गॉड के बारे में कोई भी रूमर नहीं सुनना चाहता इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है और हमें उसके वजह से उनसे लॉयल रहना चाहिए। हमारे एल्डर्स ने जो गलती की है वो गलती हमें नहीं दोहरानी। हमारे एल्डर्स ने जैसे उन बुक्स में ऊट पटांग चीज़ें लिख के रखी है, वैसे ही हमें कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि डीमन गॉड की वर्शिप मैंने की है और मैं एक बात तो डीमन गॉड के साथ रहते रहते समझ चुका हूँ कि उन्हें ये सारे रिचुअल्स बेतुके लगते हैं। डीमन गॉड कभी भी किसी का भी सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो ह्यूमन सेक्रीफाइस हो या एनिमल हो। वो एक नाइस, काइंड और जेंटल पर्सन है और उनके बारे में ऐसे रूमर्स फैलाना हम कल्टीवेटर्स को भी शोभा नहीं देता। डीमन गॉड ने ना सिर्फ हमारी जिंदगियों को और हमारे सेक्ट को बल्कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को फिर एक बार सेव किया है। तो हम उनकी रिस्पेक्ट में इतना तो कर ही सकते हैं कि उन्हें नेक्स्ट जनरेशन एटलीस्ट गलत ना समझे और उनकी एज अ डीमन गॉड नहीं बल्कि गॉड वर्शिप करे। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं वो सारे सेक्ट लीडर हैं और बचे हुए फ्यूचर सेक्ट लीडर्स हैं। हम सब की इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक रिस्पेक्टेड पोस्ट है और हम ही लोग हैं जिन्हें डीमन गॉड की पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी है। तो मैं ये चाहूँगा कि डीमन गॉड ये टॉपिक यही ड्रॉप हो जाए और हम में से कोई भी अपना मुंह ना खोले। और रही बात इस वॉर के जीत के क्रेडिट की, तो वो डीमन गॉड का ही रहेगा। हम सबको बाहर जाकर बस इतना बोलना है कि डीमन गॉड ने हम सब की हेल्प की। वो कौन है, कैसे दिखते हैं, इस चीज़ों के बारे में किसी को भी बाहर किसी से भी डिस्कस नहीं करना। और ये आपके वॉर लॉर्ड नोवेल हांगवांगजुन का ऑर्डर है, जिसकी रिस्पेक्ट आप सबको करनी ही होगी, क्योंकि डीमन गॉड की आइडेंटिटी रिवील होना मतलब मेरे ऑर्डर की डिसरिस्पेक्ट होना। एक और बात मैं आज क्लियरली बोल देता हूँ, अगर मैंने गलती से भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में डीमन गॉड के या यूँ कहा जाए मेरे ओमेगा के बारे में रूमर्स सुने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही ये लास्ट लाइन वांग जी ने कही थी, वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था और अपनी ही जगह खड़ा भी हो चुका था और सब शॉकिंगली वांग जी को देख रहे थे। वांग जी जो ऑब्वियसली जानता था कि सबके रिएक्शंस ऐसे ही होने वाले हैं, वो सबकी तरफ देखता है और अपने फादर पर अपनी नज़रों को रोकते हुए कहता है, हाँ, मैंने विंग को अपना ओमेगा मान लिया है और सिर्फ माना नहीं है, ये बात मैं विंग को भी बता चुका हूँ। जब मुझे उसकी आइडेंटिटी पता नहीं थी और जब वो सारे डीमंस उसके जान के पीछे पड़े थे, तब मैंने उसे अपना ओमेगा एक्सेप्ट करके उन सारे डीमंस से बचाया था। वो डीमन गॉड आप सबके लिए हो सकता है, पर वो मेरा ओमेगा है। हाँ, ये बात अभी वो नहीं जानता और मैं ये भी नहीं जानता कि वो मुझे अपना अल्फा एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, पर मैं उसे अपना ओमेगा एक्सेप्ट कर चुका हूँ और जब भी वो वापस आएगा
तब मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला हूँ, क्योंकि इतने दिनों उसके साथ रहते रहते मुझे उससे प्यार हो गया है। मेरे अल्फा ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है और मैं भी उसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ। अब मुझे और मेरे अल्फा को बस मेरे ओमेगा का ही इंतज़ार है। लैन चिंगेजुन और लैन सिचैन ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे। इनफैक्ट वो सबसे ज़्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि वो बचपन से वांगजी को जानते थे। वांगजी ऐसा इंसान नहीं था जो हर किसी के साथ अटैच हो जाए, पर अगर किसी से वो अटैच हो जाता था तो उसे इतनी आसानी से छोड़ता नहीं था। और यह तो बात सीधा वांगजी ने अपने ओमेगा की थी, वो भी डीमन गॉड। हाँ, पहले अगर वांगजी ये सब कहता, जब सबको एज अ विंग उसकी आइडेंटिटी पता थी, तो सब शायद थोड़े नाटक करते लेकिन मान जाते, क्योंकि वो एक नॉर्मल ओमेगा था। पर अभी वो डीमन गॉड है, और डीमन गॉड को जब ये पता चलेगा कि वांगजी ये सब बोल रहा है तो उनका क्या रिएक्शन होगा। हाँ, सबने देखा है डीमन गॉड और वांगजी की बॉन्डिंग, सबने देखी है, पर डीमन गॉड ने लास्ट में वांगजी को एज अ फ्रेंड ही एड्रेस किया। उन्होंने कहीं भी बात लव की नहीं की थी। तो वांगजी के लिए उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है अगर डीमन गॉड ने उसे मना कर दिया तो। अगर डीमन गॉड को गुस्सा आया तो वो खुद वांगजी को डिस्ट्रॉय करने की तक ताकत रखते हैं। ऑब्वियसली वो रखते हैं, वो डीमन गॉड है। पर अगर उन्होंने ऐसा नहीं भी किया और पोलाइटली वांगजी को मना भी कर दिया, तो वांगजी किसी और के करीब नहीं जाएगा, क्योंकि वांगजी एक बार जिसे अपना मान लेता है, मरते दम तक उसे अपना मानेगा। वो एक जिद्दी पर्सन है, एक ऐसा इंसान है जिसे बस वही चाहिए जो उसे पसंद आए, बाकी उसे कुछ भी दे दिया जाए तो उसे वो नहीं चाहिए। अगर वांगजी ने विंग को, या यूं कहा जाए डीमन गॉड को, अपना ओमेगा मान लिया है, तो अब वांगजी के सामने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत ओमेगा भी लाकर रख देंगे, तब भी वांगजी उससे शादी नहीं करेगा और उसे अपना नहीं मानेगा। तो अब लैंग क्लैन वालों को ज़्यादा टेंशन आ चुकी थी वांगजी के लिए, क्योंकि डीमन गॉड ने अगर वांगजी को रिफ्यूज़ कर दिया तो वांगजी जिंदगी भर अकेला रहेगा, पर किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने देगा। साथ ही उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बाकी किसी चीज़ का नहीं, बल्कि उनकी आइडेंटिटी का। एक सीधा गॉड था तो दूसरा एक नॉर्मल कल्टीवेटर। ऑब्वियसली विंग के सामने वांगजी की इतनी हैसियत अभी तक नहीं थी। वो एक डीमन गॉड था जो नेगेटिव एनर्जी पर रूल करता था, एक पावरफुल पर्सन था, एक इनमॉर्टल था। साथ ही यहाँ किसी को अब तक ये पता ही नहीं था कि विंग की रियल एज क्या है। वो एक इनमॉर्टल है तो वो न जाने कितने सालों से जिंदा है, और जिन बुक्स को वांगजी ने वर्शिप के लिए यूज किया था, वो बुक्स इतनी पुरानी है जितना ये लोग सोच भी नहीं सकते। लगभग वो वॉर जिसे डीमन गॉड ने सबसे फर्स्ट में जीता था और एक न्यू एनर्जी बनाई थी, वो वार कम से कम 1 शतक पहले हुई थी, मतलब 100 सालों से भी पहले। और अगर तब डीमन गॉड जिंदा थे तो तब तो इन सब का यहाँ नाम और निशान तक नहीं था। मतलब डीमन गॉड बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इन सब से फर्क नहीं पड़ता कि आज वो कैसे दिखते हैं। उनकी उम्र आज बहुत कम लगती है, पर रियलिटी में उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। साथ ही वह सब ये भी सोच रहे थे कि वांगजी को वहाँ डीमन गॉड की वर्शिप करने के लिए भेजा था, पर वांगजी तो डीमन गॉड से ही प्यार करके आ गया। मतलब जिसकी पूजा करनी थी उससे दिल लगाकर वांगजी वापस आया है। वांगजी डीमन गॉड की पूजा नहीं बल्कि उनकी इबादत करके आया है। और क्या कभी ये इबादत पूरी होगी? क्या कभी डीमन गॉड वांगजी को एक्सेप्ट करेंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वांगजी क्या करेगा? फिलहाल यही सब सोच रहे थे। वांगजी जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल तो चुका था, पर बाकी सबको टेंशन आ चुका था। लैन चिंगेजुन जो अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे, वो ऑलरेडी खड़े तो थे, वो एक स्टेप नीचे आ जाते हैं और वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांगजी क्या तुम अपने आप को भूल चुके हो, या ये भूल चुके हो कि वो कौन है?
जिससे प्यार करने की तुम बात कर रहे हो वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो एक गॉड है। और तुम खुद एक नॉर्मल कल्टीवेटर हो। उनके सामने हमारी कोई भी हैसियत नहीं है। और भूलो मत, वो एक इमॉर्टल है। हम उनके किसी भी चीज़ को मैच नहीं कर सकते, ना उनकी पावर्स को, ना उनकी स्ट्रेंथ को, ना उनकी कल्टीवेशन को। तुमने देखा नहीं वॉर फील्ड में उन्होंने कितनी आसानी से वेन रोहान को और उसके तीनों बच्चों को मार दिया। यिन आयरन जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए खतरा बना हुआ था, उसे डिस्ट्रॉय करने में उन्हें इतनों से भी परेशानी नहीं हुई। जो चीज़ सोचना हमारे लिए नामुमकिन है, वो उसे मुमकिन करके एक झटके में गायब हो चुके हैं। और तुम उनसे प्यार करने की बात कर रहे हो। वांग जी अपने फादर की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर जब मैंने उनसे प्यार किया तब मैं ये सब नहीं जानता था। मैंने डीमन गॉड से नहीं, बल्कि विंग से, जो एक ओमेगा है, उससे प्यार किया। उसमें मेरी गलती नहीं है कि वो डीमन गॉड निकले। मैंने उस मासूम से बच्चे से प्यार किया जो डीमन से बचते हुए टेम्पल में भागकर मेरी तरफ आ रहा था। मैंने उस ओमेगा से प्यार किया जिसने मुझे अपनी एज सिर्फ 3 साल बताई थी। मैंने उस कमज़ोर से इंसान से प्यार किया जो डीमन से भागते हुए उस वक्त उस जंगल में इधर से उधर छिपता फिर रहा था। तब मैं ये तो नहीं जानता था ना फादर कि वो डीमन गॉड है और वो ये सब मेरा टेस्ट ले रहे थे। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, मुझे पास भी किया। मेरे लिए वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी आए और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को सेव भी किया। मेरे लिए उन्होंने इन आयरन को डिस्ट्रॉय भी किया। अगर वो मेरी वजह से इतना सब कुछ कर सकते हैं तो मुझे भी तो उन्हें रीपे करना होगा ना। तो मैंने उन्हें बदले में अपना दिल दे दिया और उन्हें अपना ओमेगा मान लिया। अगर वो मुझे अपना अल्फा मानने से मना भी कर देते हैं तो मैं उनकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करूँगा, पर उसके बाद उनके अलावा मैं किसी और का नहीं हूँगा। अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं उसी टेम्पल में अपनी सारी जिंदगी आगे की बिताऊंगा। और ये लान वांगजी का लास्ट डिसीजन है। इतना बोलकर वांगजी बिना किसी की सुने वहां से पलट जाता है और सीधा मीटिंग हॉल से बाहर निकल जाता है। वही बाकी सब अब कुछ बोलने के लिए बचा भी नहीं था और बोले भी किससे, वांगजी से, जो कुछ सुनने की फिलहाल तो स्टेट में नहीं लग रहा था। इसीलिए सब बस वांगजी की एक बात को मान लेते हैं कि हाँ, डीमन गॉड के बारे में आगे से कोई भी रूमर नहीं फैलेगी। ये बात लान चिंगेजुन भी अनाउंस कर देते हैं और खुद का ऑर्डर भी दे देते हैं, क्योंकि वो किंग है। इसीलिए वो अपने हिसाब से सबको समझा देते हैं कि वांगजी ने जो कहा वो सच है और किसी को भी डीमन गॉड की आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। बाकी वांगजी जो बोल रहा है उसका फ्यूचर डीमन गॉड के हाथ में है, तो वो दोनों ही देख लेंगे। अगर डीमन गॉड वांगजी को एक्सेप्ट करते हैं तो वांगजी भी डीमन गॉड का अल्फा बन सकता है और लैन क्लैन तब वांगजी और डीमन गॉड के किसी भी फैसले में नहीं पड़ेंगे। अगर डीमन गॉड चाहेंगे तो वो वांगजी से शादी ऑब्वियसली कर सकते हैं। ये लैन क्लैन के लिए हॉनर ही रहेगा। इसीलिए फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे। फिलहाल डीमन गॉड की आइडेंटिटी सीक्रेट रहेगी और अगर डीमन गॉड खुद चाहेंगे तो ही उनकी आइडेंटिटी रिवील होगी, नहीं तो वो भी नॉर्मल कल्टीवेटर की तरह इस वर्ल्ड में रह सकते हैं। यही सोचकर और यही ऑर्डर देकर ये मीटिंग खत्म कर दी जाती है। वही वांगजी वो मीटिंग हॉल से निकल चुका था और फिर से उस हाथ में जो रिबन लिपटा हुआ था उसी की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वांगजी जिंगशी में पहुंच चुका था और फिर से डीमन गॉड के ख्वाबों में, या यूं कहा जाए विंग के ख्वाबों में खो चुका था। दिन बीत रहे थे, दिन महीनों में और महीने 6 महीनों में कन्वर्ट हो चुके थे। वांगजी जो डीमन गॉड से मिलने के बाद एक अलग पर्सन बन चुका था। 6 महीने बीत चुके थे सबको और वांगजी को भी डीमन गॉड से
मिले हुए, पर वांगजी का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। वो आज भी उस रिबन को अपने हाथों में टाई करके रखता था और अक्सर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहता था। हमेशा डीमन गॉड के ख्यालों में खोया हुआ रहता था और बहुत बार वो यीलिंग माउंटेन पर भी जा चुका था। यूं कहा जाए तो वांगजी लगभग हर मंथ ही डीमन गॉड के उस टेम्पल में जाया करता था। हर वक्त उसके पास डीमन गॉड का वो छोटा सा स्टैचू रहता था जो डीमन गॉड के वैनिश होने पर वही गिर चुका था और वांगजी ने फिर से उसे उठा लिया था। वांगजी ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये कह दिया था कि डीमन गॉड की आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, पर वांगजी खुद इस बात को कभी भी मानता नहीं था। उसके जिंगशी में बहुत सारे पोस्टर्स थे डीमन गॉड के, बहुत सारी पेंटिंग्स थी जो खुद वांगजी ने बनाई थी, जिसमें डीमन गॉड नहीं थे बल्कि वो छोटा सा ओमेगा विंग था जिसे वांगजी अपना मानता था। जैसा कि वांगजी ने कहा था, विंग के अलावा वांगजी ने किसी भी ओमेगा से कभी भी ना नजदीक या बढ़ाई, इवन वो ओमेगास की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखता तक नहीं था। उनसे बात करना तो बहुत दूर की ही बात है। वांगजी अपने आसपास पहले की ही तरह किसी भी ओमेगा को अलाउ नहीं करता था, पर हाँ, उसका बिहेवियर बहुत सा चेंज हो चुका था। पहले जहाँ वो रूड कोल्ड बन के घूमता था, अब उसके फेस पर हल्की सी स्माइल होती थी। हाँ, उसे खालीपन महसूस होता था, पर उसे उस रिबन को देखकर अक्सर ये लगता था कि उसका विंग उसके पास है। वही दूसरी तरफ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फिर से ये बात फैल चुकी थी कि डीमन गॉड ने ही सबको बचाया है, पर कहीं पर भी डीमन गॉड की किसी भी बात का जिक्र नहीं था। सारे कल्टीवेटर्स ने, मतलब जो रॉयल फैमिलीज थी ना वहाँ सिर्फ, तो उन सब ने ये बोल दिया था कि हाँ, डीमन गॉड उनकी हेल्प करने आए थे, पर वो कौन है, कैसे दिखते हैं, ये किसी को भी नहीं पता। उन्होंने सिर्फ उनकी हेल्प की और किसी भी कल्टीवेटर ने उन्हें नहीं देखा। वो जस्ट एक ब्लैक स्मोक था और जो वैनिश हो गया वेन रोहान को मारकर। साथ ही सबने ये भी सबको बता दिया था कि यिन आयरन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसे भी डिस्ट्रॉय करने वाले डीमन गॉड थे। साथ ही वांगजी ने सारी ओल्ड बुक्स जिनमें डीमन गॉड के बारे में कुछ भी अनाप शनाप लिखा हुआ था वो सारी भी डिस्ट्रॉय कर दी थी। साथ ही वो भी सारी बुक्स जिनमें डीमन गॉड को वर्शिप करने के लिए अलग अलग रिचुअल्स लिखे हुए थे, वो सारी चीजें खुद वांगजी ने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दी थी। वांगजी जो डीमन गॉड की हर चीज को, या यूं कहा जाए हर नेगेटिव रूमर को कल्टीवेशन वर्ल्ड से मिटा रहा था, वही उसके जिंगशी में बहुत सारी बुक्स कलेक्ट हो चुकी थी जो खुद वांगजी ने लिखी थी डीमन गॉड के ऊपर, जिसमें डीमन गॉड और उसके साथ में बिताए हुए हर एक पल की बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन थी, जिसमें डीमन गॉड को किसी डीमन की तरह नहीं बल्कि एंजल की तरह डिस्क्राइब किया गया था, जिसमें वांगजी ने अपने नजरिए से डीमन गॉड के हर एक पहलू को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उन बुक्स को अगर कोई पढ़ ले तो शायद ही विंग को कोई डीमन गॉड बुलाएगा। इवन वांगजी के नजरिए से उन बुक्स को अगर पढ़ा जाए तो विंग कोई डीमन नहीं बल्कि एक एंजल था, जिसके पास एक ब्यूटीफुल फेस था और उससे भी ब्यूटीफुल हार्ट था। सो इनफ फॉर टुडे। पिछले चैप्टर और इस चैप्टर में भी बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, एक्सेप्ट भी करती हूँ और सॉरी भी बोलती हूँ क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। साथ ही रेगुलर अपडेट नहीं है, उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। वादा नहीं पर कोशिश ज़रूर करूँगी रेगुलर अपडेट करने की। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और चैप्टर पसंद आए तो लाइक वांगशियान फैमिली के साथ शेयर कर देना। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।